हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है मध्य एशिया के बोगजकोई से। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य एशिया के बोगजकोई से। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अशोक के। कि कब पाए गए थे? 300 ईसा पूर्व में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सर्वप्रथम किसने अशोक द्वारा लिखित अभिलेख को पढ़ा है? सर्वप्रथम किसने अशोक द्वारा लिखित अभिलेख को पढ़ा है? सही जवाब है इसका जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप 1837 में। कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब है हमारा खारवेल। खारवेल शासक की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि नासिक अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब है इसका गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सही जवाब है इसका यवन शासकों ने। क्या है? यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि बोधिसत्व पद्म यानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पर पाया गया है? बोधिसत्व पद्म यानिका का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पर पाया गया है? सही जवाब है इसका अजंता की गुफाओं में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सही जवाब है इसका ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि मुंडको उपनिषद जिससे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, कौन से वेद का उपनिषद है? मुंडको उपनिषद जिससे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है, कौन से वेद का उपनिषद है? तो इसका सही जवाब क्या है? अथर्ववेद। कि मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यह है अथर्ववेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सही जवाब इसका मत्स्य पुराण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक किससे संबंधित है? सही जवाब है इसका बुद्ध से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिए गए हैं? बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? सही जवाब है इसका पाली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि मिलिंद पन्हों के रचयिता कौन है? मिलिंद पन्हों के रचयिता कौन है? सही जवाब इसका नागसेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, या जैन साहित्य का दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस को। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब है इसका हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। डाईमैक्स किसके दरबार में आया था? डाईमैक्स किसके दरबार में आया था? सही जवाब है इसका बिंदुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिले वो आपको ज़रूर पहुंच जाएं, आपके पास पहुंच जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था? सही जवाब है महमूद गजनवी। अल ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद का लेखक कौन है? सही जवाब इसका अल ब्रूनी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा? सही जवाब है इसका इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। अगला क्वेश्चन ये रहा। निमनपुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि निमनपुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है सोहन संस्कृति। निमनपुरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है सोहन संस्कृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु किस काल में बनाया गया? सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु किस काल में बनाया गया? सही जवाब है इसका मध्यपाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ये कब मिला था? मध्यपाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? सही जवाब है तांबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि पहिए और अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए और अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? सही जवाब है नवपाषाण काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा व कब की गई? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा व कब की गई? तो सही जवाब इसका दयाराम साहनी ने की 1921 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? सही जवाब है इसका 1922। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कितनी प्रजातियां निवास करती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कितनी प्रजातियां निवास करती थी और कौन कौन सी थी? तो सही जवाब है इसका 4 जातियां निवास करती थी। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट, अल्पाइन, मंगोलोयड। क्या नाम है इनका? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड, अल्पाइन या मंगोलोयड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है?
सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो कौन सी थी? अन्नागार। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदड़ो से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब इसका रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा है? तो सही जवाब है इसका स्टुअर्ट पिगट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब इसका मर्तकों का टीला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो सही जवाब इसका जनतंत्रात्मक, यानी कि राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मोहनजोदड़ो में पाई जाती थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ से पाई गई है? तो सही जवाब है इसका मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से वक्राकार ईंटें मिली? क्या क्वेश्चन है? सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से वक्राकार ईंटें मिली? सही जवाब इसका चन्हुद्रो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का कुत्ता कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का कुत्ता कहां से प्राप्त हुआ है? सही जवाब है इसका लोथल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब है इसका घग्गर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बोधिसत्व पद्माणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो है? तो सही जवाब है इसका अजंता की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सही जवाब इसका लेखहिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो ये सही जवाब है दमदमा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये है रायसेन मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सही जवाब इसका नर्मदा घाटी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा किस स्थान पर मानव ने कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो सही जवाब है इसका बुर्ज होम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो सही जवाब इसका यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब इसका लोथल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आर्यों का मूल निवास कौन सा माना जाता है? आर्यों का
मूल निवास कौन सा माना जाता है? तो सही जवाब इसका मध्य एशिया। ये माना किसने था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया ही है? तो ये माना था मैक्स मूलर ने। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब है इसका मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ये क्वेश्चन हमने पहले चर्चा की थी कि ये अथर्ववेद का उपनिषद है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कौन से अभिलेखों से हमें आर्यों के ईरान से भारत आने की सूचना मिलती है? कौन से अभिलेखों से हमें आर्यों के ईरान से भारत आने की सूचना मिलती है? सही जवाब इसका बोगज कोई से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद विद्यमान थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद विद्यमान थे? तो सही जवाब इसका 16, यानी कि 16 महाजनपद विद्यमान थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब इसका राजगृह या ग्रीब्रज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की या करवाया? तो सही जवाब है इसका गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा है? तो वो है पाटलिपुत्र 221 ईसा पूर्व में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो सही जवाब इसका शाक्य वंश से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद।